दोस्तों, इजराइल एंड पैलेस्टाइन इश्यू के बारे में तो शायद आप अवेयर हैं। यस, देयर इज अ वॉर। इजराइल ने साफ साफ डिक्लेयर किया है वी आर एट वॉर। आज हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि क्या ये रीजन जो वॉर का है वो सिर्फ और सिर्फ एक कल्चरल एस्पेक्ट है, या फिर इसके पीछे एक और ज्योग्राफी जुड़ी है, इसके पीछे एक ज्योग्राफिकल हाइट जुड़ा है जिसकी वजह से ये वॉर होता हुआ जा रहा है। वैसे इस वीडियो के थ्रू आप एक डिटेल एनालिसिस समझेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके फ्यूचर एस्पेक्ट तक कि आखिर ये सक्सेसिव स्टोरी जो इजराइल की है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हुई है। एंड यस, whenever Israel say we are at war, they are saying with confidence that we will win as well, कि हम जीतेंगे जरूर। तो क्या इजराइल का वॉर जीतना कोई उनकी ज्योग्राफिकल सपोर्ट है, या फिर सिर्फ एक जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो इजराइल को विलिंग बनाती है? कैसे इजराइल का डायस्पोरा काफी ज्यादा सपोर्ट करता है इजराइल को, सिर्फ वहां से रह के इतने बड़े इजराइल को बनाना, और सिर्फ चंद हंड्रेड्स ऑफ ईयर की हिस्ट्री के अंदर वो पॉसिबल नहीं था अगर ये सारे एंगल इन्वॉल्व ना होते। तो चलिए डिटेल एनालिसिस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली इस एग्जीक्यूशन के पीछे क्या कारण है। देखिए, हुआ क्या था। सैटरडे का दिन है और सैटरडे के दिन ये अनाउंस किया जाता है, अनाउंस नहीं किया जाता, एक्चुअली एक अटैक होता है इजराइल के ऊपर। अटैक कहां से होता है? पैलेस्टीनियन मिलिटेंट, जिसका नाम क्या है, हमास के नाम से ये लोग जाने जाते हैं। हमास एक तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जा रहा है, बट यूएन ने कभी इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया। यस, दे ट्राइड, आपका प्रोविजन भी आया, उसके ऊपर वोटिंग भी हुई, बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कुछ भी कहें, लेकिन हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर उस टाइम पे नहीं कर पाया। यस, बट हाँ, मिलिटेंट ग्रुप हम इसका वर्ड जरूर यूज कर सकते हैं। उन्होंने सैटरडे को अटैक किया, उस अटैक की वजह से 400 लोगों की जान चली गई। रिटेलिएशन में अटैक हुआ इजराइल की तरफ से और उसमें 300 लोग मारे गए। और उसके बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि यस, वी आर एट वॉर एंड डेफिनेटली वी विल विन। तो ये इजराइल का जो कॉन्फिडेंस है, क्या ये सिर्फ नेचुरल है या सिर्फ टेक बेस है, या इसके पीछे कोई रीजन है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि यूएस का सपोर्ट, यूएस का बैकअप इजराइल के पीछे रीजन है, तो मैं आप लोगों को यही क्लियर कर देता हूं, यूएस पैलेस्टीनियन को भी एड देता आया है और इजराइल को भी एड देता हुआ आया है। इट्स नॉट समथिंग कि इजराइल के पीछे एक सपोर्ट है तो पैलेस्टीनियन को यूएस ने कभी सपोर्ट नहीं किया। यूएस पैरेलल दोनों को फंडिंग देता आया है। हाँ, ये पॉलिटिक्स आप जरूर कह सकते हो कि जब तक यूएस दोनों को सपोर्ट करता है तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो एक लीडर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और लीडर की रिक्वायरमेंट बखूबी फुलफिल करना, ये यूनिपोलरिटी बनाए रखना वर्ल्ड में, वो यूएस को बखूबी आता है। दैट इज आई एम एग्री विद। लेकिन यहां कुछ और रीजन है जिसकी वजह से हमेशा इजराइल जीतता है और यहां भी जीतेगा। सैटरडे जो है आपका वो डेडेस्ट डे के तौर पे देखा गया। ऑब्वियसली 300 लोगों की डेथ हुई। 1973 के बाद में ये सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि दे हैड वॉन लॉन्ग एंड डिफिकल्ट, जैसे रशिया और यूक्रेन की याद दिला रहे थे ये वर्ड कि लॉन्ग एंड डिफिकल्ट डेज होने वाले हैं, बट यस, एक अनप्रेसिडेंट प्राइस जो है एनिमी को पे करना पड़ेगा। एनिमी कौन है? हमास पीपल। ठीक है, जो हमास है, ग्रुप है, वो एनिमी के तौर पे देखे जा रहे हैं यहां पे। अब यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि रीजन क्या है। एकदम से ऐसा क्या हो गया कि जो आपके वेस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं, विच आर नॉट द केस फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ रीजन्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, वहां पे एकदम से ये वॉर देखने को क्यों मिला? क्या सिचुएशन ऐसी एग्जीक्यूट हुई? देखिए, वॉर तो एग्जीक्यूशन हुआ है हमास की तरफ से ही, और वो एक आउट ऑफ द सडन अटैक था। हालांकि इजराइल हमेशा से उस रीजन के ऊपर नजर रखे हुए है और नजर रखते आया है। इजराइल की जो एजेंसीज हैं, सीक्रेट एजेंसीज, वो काफी टाइम तक उस रीजन के ऊपर, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं मैप के थ्रू कि ये रीजन क्या है, लेकिन इनके ऊपर उनकी काफी पैनी नजर रहती है। उसके बावजूद भी ये अटैक हुआ और 400 लोगों की डेथ देखने को मिल गई। अगर मैं यहां पे 100 ईयर ओल्ड हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताऊं मैं आपको, तो आपको ये पता होना चाहिए ब्रिटेन जो है वो पैलेस्टीनियन रीजन को टुक ओवर करता है। कब? ऑटोमन एम्पायर के फॉल डाउन होने के बाद में। तो मतलब एक मेजर पावर थी ब्रिटेन जो इस रीजन को टेक ओवर करता है। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे आपका ये देखने को मिलता है कि जैसे ही सराउंडिंग एरियाज से डेमोक्रेसी का बर्डन आता है तो ब्रिटेन अपने एरियाज को डीकोलोनाइज करना शुरू करता है। एंड देन लैंड जो वहां पे है, इजराइल वाला रीजन और पैलेस्टीनियन वाला रीजन, दैट लैंड वाज इनहैबिटेड बाय ज्यूइश माइनॉरिटी एंड अरब मेजोरिटी बिफोर 100 ईयर्स। मतलब 100 ईयर्स पहले जो एरिया था वो ज्यूइश माइनॉरिटी और अरब मेजोरिटी, अरब मतलब मुस्लिम कम्युनिटी जो है, उनकी
मेजोरिटी देखने को मिल रही थी एंड जूइस की माइनॉरिटी देखने को मिल रही थी। मैं आपको 2017 की एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा। वैसे इंडिया ने भी ये बोला है कि वी आर विद इजराइल, ठीक है। मैं आपको 2017 की एक मीटिंग याद दिलाना चाहूंगा जिसके अंदर की एक रिलीजियस मीटिंग थी जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी जी को इनवाइट किया गया था। हालांकि ऐसा कोई गवर्नमेंट इनविटेशन नहीं था वो, लेकिन उसमें उन्होंने बोला था हिंदुइज्म और जुदाइज्म काफी हद तक कॉमन है। काफी हद तक कॉमन क्यों है? क्योंकि वो किसी दूसरे को इंप्रीच करना नहीं चाहते, किसी दूसरे के राइट्स को मारना नहीं चाहते, ये स्टेटमेंट दी गई थी। तो वो भी कोरिलेशन में देखूंगा, बताऊंगा आपको थोड़ा सा कि कैसे एक ह्यूमन ज्योग्राफिकल पार्ट, एक कल्चर, एक आपका रिलीजन डोमिनेट हो जाता है किसी कम्युनिटी के ऊपर। या अब टेंशन की बात करते हैं कि टेंशन क्या हुआ। टेंशन ये हुआ, द टू पीपल दे ग्रीव व्हेन द इंटरनेशनल कम्युनिटी गिव ब्रिटिश a task to establish a national home in Palestine for Jewish people। क्या दिया गया? एक टास्क दिया गया कि पैलेस्टाइन के अंदर जूइश लोगों के लिए एक घर की स्थापना की जाए। कारण ये था कि जूइश का किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी वर्ल्ड के पार्ट में कोई एक कंट्री देखने को नहीं मिलता था। अब आप सोचेंगे क्या सर ऐसा जरूरी होता है कि किसी कंट्री का होना एक रिलीजन के पर्सपेक्टिव से? मतलब अगर एक मुस्लिम रिलीजन है तो क्या मुस्लिम कंट्री का होना जरूरी है? हिंदू रिलीजन है तो क्या उनका रिलीजन के हिसाब से कंट्री का होना जरूरी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एंड इवन आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ दैट। लेकिन कल्चरल एस्पेक्ट ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज को डिसाइड जरूर करते हैं, क्योंकि अगर कल्चर डिसाइड नहीं करते तो कभी भी ईस्ट पाकिस्तान नहीं बनता, कभी भी ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बनता। तो कल्चर इंपॉर्टेंट तो होता है। 1905 का टाइम है, एक ऐसा पार्ट जो प्रोटेस्ट कर रहा है इंडिया से अलग होने पे, वेस्ट बंगाल का पार्टीशन। लेकिन वही पार्टीशन के बाद चाहता है ईस्ट पाकिस्तान की बजाय बांग्लादेश बने। तो कल्चरल एस्पेक्ट मैटर तो करते हैं काफी ज्यादा। अब यहां पे जोइस खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए एक होम बनेगा, एक कंट्री बनेगा। तो क्योंकि उनकी मदर लैंड, उनके एंसेस्ट्रल लैंड, तो उनके कल्चरल एस्पेक्ट जो है वो उससे काफी हद तक जुड़े हुए थे। लेकिन जो अरब नेशंस हैं वो भी इस लैंड को छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि उनके कल्चरल एस्पेक्ट भी इस रीजन से काफी हद तक जुड़े हुए होते हैं। 1947 यूएन वोट करता है और पैलेस्टाइन टू बी स्प्लिट इनटू सेपरेट जूइश एंड अरब स्टेट, दो कंट्री बनाने की यहां पे बात की जाती है। और उसी टाइम पे जेरूसलम जो है आपका इंटरनेशनल सिटी बन जाता है। इसके बारे में भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा। इंटरनेशनल सिटी बन जाता है और जिसके चलते आपको पता होना चाहिए हर एक कंट्री जो है वो अपनी एम्बेसी रखता है किसी किसी एरिया में, किसी कंट्री के कैपिटल में। और आज तक जेरूसलम में किसी की भी कोई ऐसी एम्बेसी देखने को नहीं मिल रही थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, यूएस ने एक बार अनाउंस किया कि जो इजराइल की हमारी एम्बेसी हम जेरूसलम के अंदर ट्रांसफर करेंगे। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब बहुत सीधा और सिंपल मतलब था कि जेरूसलम को हम कंसीडर कर रहे हैं इजराइल की कैपिटल। तो ये धीरे धीरे डेवलपमेंट बीच में होते रहे हैं, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब क्या हुआ, जूइश और अरब के बीच में वायलेंस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एज वेल एज आपस में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो प्लान था वाज एक्सेप्टेड बाय द जूइश लीडर, लेकिन अरब जो लीडर्स थे उन्होंने ये प्लान पसंद नहीं आया। अरब लीडर का मानना ये था कि हम क्यों एक किसी हिस्से को, किसी कंट्री को, किसी दूसरे पार्ट को या किसी दूसरी कम्युनिटी को दें। उनका मानना ये था कि पूरा एरिया जो है हमारा होना चाहिए। ये है पूरा एरिया जो आप देख रहे हो। अब ये देखो, यहां जॉर्डन है, एक मुस्लिम कंट्री है, इधर सीरिया है, इधर सऊदी अरेबिया, इधर इजिप्ट है। दे वांट कि पूरा एरिया क्या होना चाहिए, ये पूरा एरिया ही बेसिकली मुस्लिम डोमिनेटिंग होना चाहिए। जो इसको हम कोई एरिया नहीं देना चाहते। तो सक्सेस स्टेज कैसे होती है, ये देखो, इतना बड़ा पैलेस्टाइन बनता है और जिसमें छोटा छोटा पार्ट इजराइल को दिया जाता है जहां जोइस रहते हैं। ये तो हिस्टोरिकल था। अब धीरे धीरे देखिए इजराइल की लैंड कैसे बढ़ जाती है और इधर की तरफ बचता है आपका पैलेस्टाइन का रीजन, ये वेस्ट बैंक है और ये गाजा स्ट्रिप है। और यहां एक सिटी है जेरूसलम, ठीक है। वो आप यहां मैं आपको दिखाऊंगा वो सिटी जेरूसलम, और वो इंपॉर्टेंट है तीनों ही एस्पेक्ट से। दैट आई विल एक्सप्लेन। तीनों एस्पेक्ट मतलब क्रिश्चियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम्स के लिए भी और जूइश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए, तो यहां पे सिचुएशन ये आती है 1948 की बात है और आपका क्रिएशन होता है इजराइल का। और इजराइल का क्रिएशन होता है तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, आपके जो मुस्लिम स्टेट्स हैं उनको ये पसंद नहीं आता। मैनी पैलेस्टीनियन ऑब्जेक्टेड टू दिस और उन्होंने क्या कर दिया, नेबरिंग एरियाज के अंदर से आके और इन्वेड करना शुरू कर दिया। नेबरिंग एरिया ऑब्वियसली मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया। 100,000 ऑफ पैलेस्टीनियंस फ्लड एंड वर फोर्स्ड आउट ऑफ देयर होम इन द व्हाट दे कॉल्ड एज एआई नकबा। कैटास्ट्रोफ बोला जाता है इसको। मतलब ऑब्वियस सी बात है, कहीं भी डिवीजन होता है, इंडिया और पाकिस्तान बने तो पंजाब कोई वॉयलेंस कम नहीं था।
वेस्ट बंगाल की बाउंड्री पे वॉयलेंस कोई कम नहीं था, तो बस वैसा ही वॉयलेंस यहां पे भी देखने को मिल जाता है। अब ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी जो है ये कहती है द सेंटर ऑफ जेरूशलम एक ऐसा एरिया है जो कि क्या है आपका, बेसिकली एक मॉस्क है जो मुस्लिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न वॉल है जो कि ज्यूस के लिए एक होली प्लेस है, और इसी तरीके से चर्च देखने को मिलता है जो क्रिश्चियन के लिए एक होली प्लेस है, और इसके ऊपर लड़ाई देखने को मिलती है। मतलब ये प्लेस जो है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नो वन इज एग्री कि दूसरे को यहां पे रिप्लेस किया जाए, लेकिन फाइनल तो यही है कि ज्यूस ने अपना सपोर्ट जो है वो दूसरे लोगों से देखा और बढ़ाया। क्यों बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन देखो, सबसे पहले ज्यूस का एस्पेक्ट ये था कि देखिए हम इकोनॉमिकली काफी वेल ऑफ हैं, क्योंकि ये लोग यूनिवर्स वर्ल्ड में फैले हुए हैं और हर एक क्लास जो है वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करती है। तो इन्होंने बोला कि हम इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, अब क्या करना चाहिए हमें, इकोनॉमिक वेल ऑफ को हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। और यहाँ पे इनके लीडर का मानना ये था कि देखिए वॉर से बहुत ज्यादा बातें नहीं बनने वाली, हम यहाँ आके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करें और इन लोगों को भी सपोर्ट करें ताकि इनको फील हो कि हमारी नीड है इनको, और दैट्स व्हाई हम पीसफुली यहां पे रह पाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सपना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन इजराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी पे जो काम किया है उससे हमास को ओवरकम करना इसके लिए बड़ा ही आसान हो जाता है, राइट और नॉट। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहां फोकस कीजिए। देखिए कोई भी कंट्री जो है वो दो ही बेसिस के ऊपर आगे बढ़ सकती है। पहला बेसिस होता है उसका एक इकोनॉमिकल पैरामीटर, इकोनॉमिकल इंप्रूवमेंट, ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वर्ल्ड कनेक्टिविटी। अगर आप ध्यान से इस मैप को देखेंगे तो आपको पता होगा ये गाजा स्ट्रिप वाला जो एरिया है ये एक ऐसा एरिया जो कोस्टल एरिया है। एंड डू यू नो ये कोस्टल एरिया किधर ओपन होता है, मेडिटेरेनियन सी की तरफ। और मेडिटेरेनियन सी वो सी है जो कि यूरोपियन नेशन से अरब नेशन को कनेक्टिविटी इंश्योर करता है। आप सोचेंगे सर ये कौन सी बात है, कनेक्टिविटी तो लैंड से भी होती है। माय डियर फ्रेंड, कनेक्टिविटी का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि चीप ट्रांसपोर्ट विल बी द बेस्ट ट्रांसपोर्ट। एयरवेज, रोडवेज, वाटरवेज, वाटरवेज से चीप कुछ भी नहीं हो सकता। तो द रियल फैक्ट इज कि ये एरिया जो है वो किसी भी एरिया, किसी भी कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इवन फॉर द इजराइल। अगर ये एरिया इनके हाथ में आता तो ये अच्छे पोर्ट डेवलप कर सकते हैं। इवन थोड़ा सा अगर आप मैप को जूम आउट करेंगे तो यू गेट टू नो कि मुस्लिम कंट्रीज की जो कनेक्टिविटी है वो यहीं से इंश्योर होती है। ये देखिए जॉर्डन कैसे एक्सेस करेगा इसको, सीरिया कैसे एक्सेस करेगा, राइट और नॉट। तो यहां से कनेक्टिविटी इंश्योर होती है। और आपको पता है कि इन सब कंट्रीज के पास में काफी ज्यादा ऑयल रिजर्व है जिनकी नीड जो है यूरोपियन कंट्रीज को होती है। एंड डेफिनेटली अगर यूरोपियन कंट्रीज को नीड है तो ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री इनको एक्सप्लेन करती है कि आपकी नीड यहां से फुलफिल होंगी। हालांकि ऐसा नहीं है, इजराइल के पास काफी बड़ा एरिया है, बट फिर भी एक ऑप्शन तो मुस्लिम कंट्रीज के पास भी बच ही जाता है वहां पे एग्जीक्यूशन का, अपने ट्रेड को एनहांस करने का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए आपका जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है वो ये कहती है कि आपको 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो राइट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, वो आपकी सोलो टेरिटरी होती है। उसके बाद 24 नॉटिकल माइल, उसके बाद 1200 नॉटिकल माइल, मतलब ये होगा कि आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक काफी सारा एरिया आपके अंदर आ जाता है। अब इजराइल को अगर ये एरिया मिल जाता तो यहाँ का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी इजराइल का ही होगा, मतलब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगी। और प्लस इनकी कनेक्टिविटी अगर खत्म हो जाती है तो इजराइल ज्यादा अच्छे से डोमिनेट कर पाएगा इन एरियाज में। For Israel and Palestine, they are trying to lead the ordinary life. The complication of living in the conflict zone is really कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जो है वो अपने आप हो जाती है। अगर आप ऑर्डिनरी लाइफ को जीना चाहते हो लेकिन आप कॉन्फ्लिक्ट रीजन में रहते हो तो आप वॉर से दूर नहीं हो रह पाओगे। एंड एक्चुअली ये प्रॉब्लम आ रही है। और यस, ज्योग्राफी, कोस्टल एरिया, इकोनॉमिकल बाउंड्री, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कनेक्टिविटी जो है वो काफी बड़े इश्यूज जो हैं वो यहां पे देखने को मिलते हैं। हालांकि कल्चरल एस्पेक्ट आज भी सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है इस रीजन में। चलिए फिर एक नए एस्पेक्ट के साथ में हमने इसको समझा कि क्या ज्योग्राफिकल एरियाज ऐसे हैं जिनकी वजह से ये वॉर जो है नॉन एंडिंग हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं इजराइल हमेशा वॉर को इसलिए जीत जाता है क्योंकि इजराइल के पास में कोस्टल बाउंड्री का कंट्रोल सबसे ज्यादा है एंड इसका डायस्पोरा जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।